हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। में प्रोग्राम किस प्रकार बनाया जाता है। यहाँ यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमने यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है जिसके द्वारा C++ का प्रोग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले स्टेप में हमें एक सोर्स कोड तैयार करना पड़ता है। जिस प्रोग्राम को हमने बनाना है उसका सोर्स कोड हम यहाँ टाइप करते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे एक सोर्स कोड लिया है जिसमें हम हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। include iostream.h, void main, hello friends इत्यादि, ये कोडिंग हमारे पास यहाँ शामिल है। इस कोडिंग को हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे जो हम सोर्स कोड बनाते हैं उसको कंपाइल किया जाता है। कंपाइलिंग के पश्चात लिंकिंग का स्टेप रहता है और फिर हमारे पास फाइनल प्रोग्राम अवेलेबल हो जाता है। अर्थात सोर्स कोड से लेकर फाइनल प्रोग्राम तक बीच में हमारे दो स्टेप रहते हैं। सबसे पहले कंपाइलिंग और फिर लिंकिंग। अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, सोर्स कोड जो सबसे पहला स्टेप रहता है उसको हम टाइप करते हैं अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं जिसमें अपना कोड टाइप कर देते हैं और फिर फाइल को सेव कर दिया जाता है। फाइल को सेव करते समय ये बहुत ध्यान देना जरूरी है कि आपकी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .cpp हो, अर्थात C++ हो। जैसे मेरे पास यहाँ myfile.cpp के नाम से एक फाइल बनाई है। मान लीजिए इस फाइल को मैं myfile.cpp के नाम से सेव कर देता हूँ। उसके पश्चात प्रोसेस रहता है कंपाइलिंग का। कंपाइलर का मुख्य कार्य यहाँ कंपाइलिंग करना होता है, जिसमें वो सोर्स कोड को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है और यदि सोर्स कोड में अर्थात हमारे द्वारा की गई इस कोडिंग में किसी प्रकार का एरर है तो उसे डिटेक्ट करता है, उसे प्रोग्रामर को बताता है और फिर प्रोग्रामर उसको ठीक करता है और उसके पश्चात फिर सोर्स कोड को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार कंपाइलर का काम सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए कंपाइलर की तरफ से ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट फाइल्स जो रहती हैं उनका नाम कुछ इस प्रकार रहता है myfile.obj, क्योंकि हमारी फाइल का नाम myfile.cpp है तो इस करके जब इसको कंपाइल किया जाएगा उसके पश्चात ऑब्जेक्ट फाइल में इसका नाम रखा जाएगा myfile.obj, अर्थात ऑब्जेक्ट फाइल। विंडोज में रखा जाता है ये नाम, और यदि आप लाइनक्स या यूनिक्स में काम कर रहे हैं तो वहां पे myfile.o के नाम से फाइल उपलब्ध हो जाती है। ऑब्जेक्ट फाइल्स को बनाने के पश्चात अगला कार्य लिंकर का रहता है, जिसमें लिंकिंग का कार्य किया जाता है। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाई गई हैं इनको कंबाइन करना और साथ ही लाइब्रेरी जो हमारे पास इंक्लूड की गई हैं उनके मॉड्यूल्स को भी एक यूनिट में बांधना, उनको भी कंबाइन करना और उसके पश्चात इन सबको मिलाकर एक सिंगल फाइल तैयार करना जिसका नाम रहता है myfile.exe। क्योंकि हमारी फाइल का नाम myfile.cpp है तो यहाँ पे फाइनल फाइल जो exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसका नाम myfile.exe है और यहाँ आउटपुट में हमारे पास myfile.exe अवेलेबल हो जाती है। जब भी हम myfile.exe पे डबल क्लिक करते हैं तो वो सारा कार्य होता है जो हमने यहाँ सोर्स कोड में डिफाइन किया है। मान लीजिए हमने दो नंबर्स को जोड़ने का कार्य किया है तो जब भी myfile.exe पे क्लिक किया जाएगा, जब भी myfile.exe को ओपन किया जाएगा तो इसमें वही नंबर्स को जोड़ने वाला कार्य किया जाता है। इस प्रकार एक सोर्स कोड से लेकर myfile.exe बनने तक C++ के प्रोग्राम की प्रक्रिया रहती है और इस प्रकार से हम C++ का प्रोग्राम बना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमारे पास सोर्स फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। हमें सबसे पहले वो फाइल बनानी है जिसमें हम सोर्स कोड तैयार करेंगे और जिसके आधार पर प्रोग्राम बनाया जाएगा। परंतु सोर्स फाइल को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, उनकी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये जानना कि हम सोर्स फाइल में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं वो इस नीचे दी गई लिस्ट से देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं लेटर्स की। हम अपनी सोर्स फाइल में किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। डिजिट्स प्रयोग किए जा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को प्रयोग किया जाता है, परंतु इन सबके प्रयोग करने के लिए हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक रहता है और हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे इन सबके बारे में सीखेंगे। और सोर्स फाइल बनाने के लिए ये सभी चीजें हमारा कैरेक्टर सेट कहलाती हैं, जिसमें लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल रहते हैं और इनका अपना अपना योगदान रहता है सोर्स फाइल बनाने में। इनको हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे साथ साथ हमें इनकी जानकारी भी अवेलेबल हो जाएगी। सोर्स फाइल बनाने के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वेरिएबल्स। यदि आप कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आपको वेरिएबल्स की आवश्यकता रहती है। वेरिएबल्स का मुख्य कार्य आपके डेटा को मेमोरी में स्टोर करना होता है और वेरिएबल्स मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसलिए इन्हें मेमोरी आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने मेमोरी सेल्स में देखे यहाँ 10, 20, 30 ए और 10.86 स्टोर किया है, परंतु ये मेमोरी सेल्स में स्टोर है सारी वैल्यूज। हर एक सेल के लिए हमने एक नाम यहाँ रखा है। जैसे 10 जिस सेल में स्टोर है, देखिए इस सेल में जो 10 स्टोर है उसका नाम हमने रखा है x। इसी तरह से 20 जहां स्टोर है उसका नाम रखा है y। और इस प्रकार हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, एक x है जिसमें 10 स्टोर किया गया है, एक y है जिसमें 20 स्टोर किया गया है। अब इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि x इस मेमोरी लोकेशन का नाम है और y इस मेमोरी लोकेशन का नाम है। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आप इसकी वैल्यू को कभी भी बदल सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार बदल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ z है जो, इसमें हमने x और y में स्टोर की गई वैल्यूज का टोटल शामिल किया है, अर्थात z इक्वल टू x प्लस वाई। C++ लैंग्वेज प्रयोग करते समय ये ध्यान रखें कि जब भी हम कोई बड़ी स्टेटमेंट लिखें तो उसमें राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होती हैं और फाइनली रिजल्ट आने पर उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन कर दिया जाता है। यहाँ पे x प्लस वाई का पहले टोटल किया जाएगा, जो टोटल अवेलेबल होगा उसे z में स्टोर किया जाएगा। यहाँ देखें हमारे पास p में अल्फाबेटिकल a स्टोर किया गया है जो कैपिटल लेटर है, और इसी तरह से q वेरिएबल में 10.86 को स्टोर किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करने का माध्यम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को इसीलिए मेमोरी आइडेंटिफायर भी कहते हैं, और हम सरल भाषा में ये कह सकते हैं वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। जैसे इस मेमोरी लोकेशन का नाम x है। तो इस प्रकार हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं अपनी सोर्स फाइल बनाने में जब भी हमें डेटा स्टोर करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है डेटा टाइप्स। हमें कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ भी स्टोर करने से पहले ये जानकारी देना जरूरी रहता है कि हम किस प्रकार का डेटा मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। इसकी जानकारी हम डेटा टाइप से देते हैं। डेटा टाइप से हम स्टोर किए जाने वाले डेटा का प्रकार बताते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप नंबर का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसका प्रकार इंटीजर रहेगा, और इसी तरह से अक्षरों के डेटा के लिए कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं, और दशमलव के डेटा के लिए फ्लोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी विस्तृत जानकारी हम आने वाले सेक्शन में लेंगे। उसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो 4th नंबर में हमारे पास उपलब्ध है। सोर्स फाइल को बनाने के लिए हमें मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी सोर्स फाइल को बनाने के लिए। ये हमारा सबसे मेन फंक्शन रहता है जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, और प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन से शुरू होता है। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो मेन है वो नाम है। उसके अलावा हमारे पास ब्लॉक दिया गया है जिसमें हमने ओपन कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग किया है, जो ये जानकारी देता है कि मेरा प्रोग्राम या मेरा मेन फंक्शन यहाँ से ओपन है। उसके पश्चात यहाँ पे एंड किया गया है कर्ली ब्रेसेस के साथ, जिसमें एंडिंग कर्ली ब्रेसेस का प्रयोग किया गया है, और इसके बीच में हम स्टेटमेंट्स शामिल कर सकते हैं जो स्टेटमेंट्स हम सोर्स कोड में शामिल करना चाहते हैं। जिन स्टेटमेंट्स को मेन फंक्शन में शामिल किया जाता है उनको या उनके रेफरेंस को ही कंपाइलर बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है, और उनको और उनके रेफरेंसेस को ही कंपाइलर कंपाइल करता है। तो इस प्रकार हमारे पास 4th इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसमें हमने यहाँ पे मेन ब्लॉक बनाया है। अब यहाँ देखें दो राउंडेड ब्रैकेट्स का प्रयोग किया गया है, ओपन और क्लोज राउंडेड ब्रैकेट के साथ। ये फंक्शन का साइन रहता है। आने वाले चैप्टर्स में इसकी भी जानकारी लेंगे। हमारे पास इसका अर्थ ये हुआ कि सोर्स फाइल बनाने के लिए हमें ब्लॉक की आवश्यकता रहती है।